सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो तुम सब? स्मार्ट लर्नर में तुम सभी का स्वागत है। और हम लोग भाई अपनी पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर में वापस से आ चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का अपना आखिरी लेक्चर कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर करने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक का भाई हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज हम उसको फाइनली फिनिश करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश कर रहे हैं और एकदम मन लगेगा भाई तुमको पढ़ने में। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है? ठीक, एकदम एंड तक बने रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि तुम सबको पता है कि हमने रिसेंटली कल तक हमने यहाँ पे ये गवर्नमेंट अप्रोच तक की पढ़ाई कर ली थी, ठीक है? और हम सबको पता चल गया था क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है। 3 चैलेंजेस हैं। 3 चैलेंजेस के बाद फिर भाई क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और भारत बंटवारा हो गया। जो पहले ब्रिटिश इंडिया था, वो ब्रिटिश इंडिया के बाद अब इंडियन पाकिस्तान दो कह सकते हो कंट्री बन गए, 2 स्टेट्स बन चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमारा जो मेन टॉपिक कल से शुरू होता वो था यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है? क्योंकि देखो, जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनको तो ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें बस 3 चांस है, आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन सेपरेट एज योर ओन कंट्री। तो यहाँ आवाज़ें उठने लगी भाई, बात होने लगी। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया का मैप, तुम यहाँ पे इंडिया का मैप देख सकते हो। तो भाई एक सिंपल सी बात है, जब इंडिया का मैप तुम यहाँ पे पूरी देख रहे हो, तुमको पता है देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट्स कितने ज़्यादा है। मैं तुमको प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में भी एक डिफरेंस मैं बता दिया है। अगर जिन को नहीं मालूम है, जो लोग भूल रहे हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिनको एक किंग कंट्रोल करता है, बट वो सिर्फ इंटरनल बाउंड्रीज़ के अंदर ही रूल कर सकता है, बाहर के एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ पे रूल नहीं करेगा। उसको ब्रिटिश ऑफिसर्स के सारे रूल को मानना होगा, ठीक है? और उसके जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ के जितने भी अफेयर्स होंगे वो सब कंट्रोल करेंगे कौन? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे। अब प्रोविंस वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, उनके इंटरनल मैटर प्लस उनके एक्सटर्नल मैटर दोनों को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे करके टोटल भाई 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया भाई, तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। बट हालांकि हमारे पास एक हैं भाई आयरन मैन ऑफ इंडिया, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने यहाँ पर आए और सारे स्टेट्स को जोड़ा। अब देखो, 3 स्टेट्स ऐसे थे जो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। एक जूनागढ़, दूसरा मणिपुर, तीसरा हैदराबाद। जो हम लोग भाई यहाँ पे पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, ठीक है? एक स्टेट और है जो है हमारा कश्मीर, जो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। बट कश्मीर के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक, ठीक है? कि गवर्नमेंट अप्रोच करती है, सब चीज़ करती है। हमारे इंटरिम गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी बनते हैं भाई यहाँ पे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, ठीक है? तुम ये पिक्चर देख सकते हो जहाँ पर भाई पूरी की पूरी एक टीम है, जहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम, ये श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर हैं और यहाँ पे 2 व्यक्ति और हैं, ठीक है? ये लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो फ़ोटो ये तब खिंचाई गई थी जब हैदराबाद के निज़ाम ने बोला कि हाँ ठीक है भाई, हम आ रहे हैं आपके साथ। सबसे पहले भाई हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म है वो हुई है 1875 में। उनकी जो डेथ है वो 1950 में हो गई थी। लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर of independent India, played an important role in the integration of princely states with India, member of important committees of the Constitutional Assembly on fundamental rights, minorities, provincials, constitution, etc. कहा जा रहा है कि ये लीडर थे किसके? फ्रीडम मूवमेंट में। जब देश की आज़ादी हुई तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है? गांधी जी के फॉलोवर थे, ठीक है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, प्लस हमारे पहले होम मिनिस्टर थे हमारे आज़ाद भारत के, ठीक है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कहाँ? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के लिए, ठीक है? अब
प्लस उसके साथ साथ ये मेंबर भी बनते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, प्रोविंशियल्स, कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़िया करते हैं। ये मतलब एक देश को कैसे विकसित करना है, कैसे बनाना है, इनका बहुत बड़ा क्रूशियल रोल रहता है इस चीज़ के ऊपर। और भारत जो आज जिस पोजीशन पे है, एक हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बन के आए हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई सिर्फ इन्हीं के द्वारा। सो अगला कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, वॉज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। देखो हैदराबाद क्या ना, हैदराबाद तुम्हारा लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स था जो सराउंड है किसके द्वारा, इंडियन टेरिटरी के द्वारा। अब देखो बात यहाँ पर क्या था ना, ठीक है, ये कि ये जो हैदराबाद है, ठीक है, ये अब देखो बात ये थी कि ये तुम्हारा इधर देखो, ये जो तुम्हारा हैदराबाद है, ठीक है, ठीक है, ये एकदम बॉर्डर के बीच में आ रहा है जैसे, ठीक है। अब जैसे तुम देखोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा इंडिया बना देते हैं, ठीक है, और यह बीच में आता है, एकदम बीच में आ रहा है, ठीक है। ड्राइंग में मत जाना भाई, ठीक है, ठीक है, मेरे पास वो पूरा पूरी ड्राइंग वाला मटेरियल भी नहीं है। सॉरी, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो हैदराबाद एकदम बीच में था, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी था कि भाई कि हैदराबाद किसी भी तरीके से यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अगर हैदराबाद नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हैदराबाद एकदम बीच में रहता है और देश के बीच में कोई एक देश कैसे रह सकता है, मतलब पूरी पूरी एक इंटरनल बाउंड्री है उसके बीच में एक देश कैसे रहेगा। तो यहाँ पर एक बात थी, ठीक है। तो हैदराबाद यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था उस टाइम, ठीक है, ये सराउंडेड होता था हमारे इंडिया की टेरिटरी से, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट्स आर टुडे द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कुछ पार्ट्स जो थे भाई हमारे पुराने हैदराबाद के, वो आज के समय के महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के पार्ट रह चुके हैं। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। इनके जो रूलर थे, ठीक है, ये एक टाइटल लेके चलते थे, निज़ाम, ठीक है। याद रखना तुम्हारे भाई प्रैक्टिकल्स में या तो तुम्हारे टर्म 1 के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। हाँ, तुमसे प्रैक्टिकल्स में टीचर जरूर पूछ सकते हैं और तुम्हारे प्री बोर्ड्स के अंदर भी नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हारे टर्म 1 के अंदर जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द निज़ाम। तो भाई यहाँ पे, ठीक है, हैदराबाद के जो किंग थे वो अपना एक टाइटल लेके चलते थे निज़ाम का, ठीक है, ठीक है। और ये रिचेस्ट मैन थे, ये वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब जब रिचेस्ट मैन की लिस्ट थी तो भाई उनके अंदर इनका भी नाम आता था। तो द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। अब जो निज़ाम थे ये चाहते थे कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिले, मतलब ये खुद का एक देश बनाए, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए, खुद का इंडिपेंडेंट स्टेटस रहे इनका। He entered into what was called standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. अब देखो यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे साइन होती है हैदराबाद के निज़ाम और इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट तो पूरा कोशिश कर रही थी, ठीक है, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम क्या कर रहे थे भाई, वो मुकर रहे थे। हैदराबाद के निज़ाम बोलते हैं अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, हम रुकिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। और हैदराबाद के निज़ाम क्या करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा मेरे को 1 साल सोचने का मौका दीजिए, और वो 1 साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, ये वो एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो चीज़ वैसे वो चीज़ वैसे ही रहती है, ठीक है, उस पर कुछ चेंज नहीं होता, इसका नाम ही स्टैंड स्टिल है। मतलब जैसे मान लो कि कहीं लड़ाई हो रही है, ठीक है, और लड़ाई ख़त्म होती है, ठीक है, अब वहाँ पे मीटिंग कराई जाती है, बोला जाता है कि भाई तुम लोगों ने लड़ा, अब तुम लोग साथ में मिल जाओ। तो वहाँ के दोनों जो क्या बोलते हैं रूलर के जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, ठीक है, हेड है, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है आपको हम सोच के बताते हैं। तो ये जो सोच के बताते हैं ना, इसको बोला जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है। एक एग्रीमेंट उस टाइम साइन कराया था जो होता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यही साइन कराया गया था हैदराबाद के निज़ाम और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। गवर्नमेंट इंडिया ने बोला कि आप एक काम करिए हमारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, क्योंकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से क्या होता है ना कि इससे पाकिस्तान के साथ उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं होगा, ठीक है,
ठीक है। अगर पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता तो भाई हैदराबाद एक इंटरनल टेरिटरी बन जाती पाकिस्तान की। तो ये एक बहुत बड़ा बात यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब तुमको याद रखना स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था प्रिंसली स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है, ये बोर्ड में आने के चांसेस हैं, ठीक है। एमसीक्यू में पूछेगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विथ विच प्रिंसली स्टेट, तो ऑप्शन दे देगा हैदराबाद, जूनागढ़ और असम, बिहार। तो भाई सिंपल सा बात है, हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुई थी, ठीक है। कब हुआ था ये? नवंबर 1947 में हुआ था, यानी आज़ादी के तुम कह सकते हो कि 2 महीने बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन की गई थी। फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वेयर गोइंग ऑन। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन चल रही थी। इन द मीन टाइम मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल गैदर्ड फोर्स। लेकिन देखो यही बात तुम्हारी फिर से होगी कि अगर जनता का साथ है तो भाई सबको पता है कि हाँ जीत ही जाएंगे। अब क्या था ना कि यहाँ पर जो लोग थे, ठीक है, वो किसके खिलाफ आने लगे? यहाँ पे लोग गैदर होने लगे यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि निज़ाम का रूल लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, बोलते भाई ये रूल नहीं कर रहा, ये तंग कर रहा है। द peasantry in Telangana region in a particular was the victim of Nizam oppressive rule and rose against him। जो peasantry थी हमारे तेलंगाना रीजन में, ठीक है, वो यहाँ पे पर्टिकुलरली विक्टिम बनती है निज़ाम के रूल को, वो अपोज करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये रूल नहीं कर रहा, ये अत्याचार कर रहा है, ये तंग कर रहा है। और आगे हम लोग जाने हैं कैसे ये तंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि women who had been seen the worst of this opposition joined the movement in the large numbers। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये है ना कि जो वुमेन यानी जो महिलाएं थी, ठीक है, वो हर चीज़ में इससे तंग आ गई थी। और देखो हमारे यहाँ तो एक बात तुम बोल ही सकते हो, ठीक है, एक तुम एक ख़राब बात बोल सकते हो या तो एक तुम कह सकते हो कि ये बहुत गलत चीज़ है कि अगर कोई भी परेशानी होती है तो सबसे ज़्यादा अप्रेस्ड जो पर्सन है वो वुमेन ही होती है। जो एक बात मैं हमेशा मानता हूँ, ठीक है, कि कुछ भी होगा सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड वुमेन ही होती है। तुम देख लो 1947 में जब देश का आज़ादी हुआ तो उस बंटवारे के दौरान सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड वुमेन ही हुई। फिर हैदराबाद में तुम सीन देखो, इसमें ऑप्रेस्ड कौन हुई? इसमें ऑप्रेस्ड वुमेन ही हुई। कहीं भी वॉर होता है सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड वुमेन ही होती है। तो एक तुम कह सकते हो कि एक बुरी बात है ये, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? प्रोटेस्ट करके, इस चीज़ के खिलाफ लड़ के हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो यही वही बात है, वुमेन सबसे ज़्यादा अप्रेस्ड हो रही थी इससे, ठीक है। और वुमेन एकदम गुस्सा में आ गई थी, यार क्या है ये, बार बार आके व्यक्ति आके तंग करता है। सबसे ज़्यादा वुमेन इसके खिलाफ यहाँ पे ज्वाइन कर रही थी, ठीक है। हैदराबाद टाउन was the nerve center of this movement। हैदराबाद के जो टाउन यानी हैदराबाद के जो हैदराबाद शहर में जो उसकी गलियाँ थी, हैदराबाद का जो शहर था वो क्या बोलते हैं, नर्व सेंटर यानी मेन सेंटर बन गया इस मूवमेंट का। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वेयर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। अब जो कम्युनिस्ट थी, ठीक है, और जो हैदराबाद की कांग्रेस थी, ठीक है, वो फोर फ्रंट पे आती है इस मूवमेंट के लिए, ठीक है। The Nizam responded by the unleashing a paramilitary force known as Razakars on the people। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, जो तुम कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो है रज़ाकार्स, ठीक है। ये नाम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये क्योंकि देखो बेसिकली क्या है ना, ये रज़ाकार्स तुमसे एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछेगा, ये तो बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, एमसीक्यू में पक्का पक्की कोई बच्चे में ज़रूर पूछ देगा सीबीएसई कि हु आर दी रज़ाकार्स, रज़ाकार्स कौन थे, या फिर ये तो ऐसे पूछ देगा कि ड्यूरिंग द मूवमेंट द पीपल गैदर्ड अगेंस्ट द हैदराबाद निज़ाम विच पैरामिलिट्री केम टू सपोर्ट द
हैदर टू सपोर्ट द निज़ाम, या फिर ऐसे पूछ देगा ड्यूरिंग द मोमेंट द वुमेन गैदर अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद व्हाट, नहीं हाँ, विच आर्मी स्टूड अप अगेंस्ट ऑल दिस मूवमेंट got and also got supported by the निज़ाम, टेल द नेम ऑफ दैट आर्मी। मतलब सिंपल से पूछते हैं कि हाँ भाई ये मूवमेंट चल रहा था, इस मूवमेंट में भाई कौन सी आर्मी आती है, ठीक है, निज़ाम कौन सी आर्मी लेके आते हैं। तो भाई रज़ाकार ये तुम्हारे टर्म 1 के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, तुमसे भाई ये प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स, इवन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के अंदर और तुम्हारे बोर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सीयूईटी के अंदर भी ये सवाल तुमसे पूछा जाता है, सीयूईटी के अंदर भी ये सारे क्वेश्चंस आए हैं रज़ाकार्स को लेके। तो भाई ठीक है, याद रखना ये रज़ाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रज़ाकार क्या थे, रज़ाकार बेसिकली एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, ठीक है, जो निज़ाम के द्वारा क्रिएट की गई थी। द एट्रोसिटीज़ एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द रज़ाकार्स न्यू नो बाउंड्रीज। अब जो एट्रोसिटीज़ और जो यहाँ पे कम्युनल नेचर के मतलब जो रज़ाकार्स थे, ठीक है, इनको कोई बाउंड्रीज थी नहीं, इनको कोई बाउंड्स नहीं पता था, ठीक है, मतलब ये कुछ जानते नहीं थे, इनको पता हमला करना, लूटना है, पुटना, ये करना है। दे मर्डर्ड, मेन, रेप एंड लूटेड एंड टारगेटिंग द पर्टिकुलरली ऑन द नॉन मुस्लिम्स। ये मर्डर करते थे, ठीक है, मेन करते थे, रेप करने लगे थे, ये लूट करने लगे थे, ये इसलिए टारगेट करते थे पर्टिकुलरली तुम्हारी नॉन मुस्लिम वुमेंस की तरफ, ठीक है, कि जो नॉन मुस्लिम वुमेंस है, नॉन मुस्लिम मेंस हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा टारगेट करो, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ज़्यादा टारगेट करो, मुस्लिम्स पे ज़्यादा टारगेट नहीं करो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द army to tackle the situation in September 1948. Indian army may move in control the Nizam forces. After few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered. This led to the Hyderabad accession to India. अब ये सब चीज़ देख रही थी, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट देख रही है कि भाई ये क्या हो गया। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, तो नवंबर 1947 से लेकर नवंबर 1948 तक वो कुछ कर नहीं सकते थे। बट वो एक चीज़ देख रही है यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब यार लोगों को मारा जा रहा है फालतू में। जब जनता भी सपोर्ट कर रही है तो वो बोलते हैं कि ब्रेक करो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, फाड़ में गई सारी चीज़ें, भेजो अपनी आर्मी। इंडियन आर्मी सीधा घुसती है, जाके हमला करती है, मज़ा चखाती है, सीधा मारती है, ठीक है, इतना मारती है कि भाई जो यहाँ पे तुम्हारे हेड थे, ठीक है, जो यहाँ पे तुम्हारे निज़ाम थे, ये निज़ाम आके सरेंडर करते हैं, निज़ाम आके बोलते हैं कि ठीक है भाई, मैं अब मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं रेडी हूँ भाई, ठीक है, और ज्वाइन कर जाओ। इस तरह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे तुमसे, ठीक है, एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे आ सकता है 4 मार्क्स का, ठीक है, गए तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, कि टेल हाउ हैदराबाद केम विथ इंडिया, या फिर explain what are the consequences through which Nizam of Hyderabad signed the instrument of accession with government of India। तो तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, सबसे पहली बात जो ये 4 मार्क्स का पूछा, तुमसे पहले तुमको एक्सप्लेन करना होगा कि हैदराबाद का निज़ाम कौन था, ठीक है, इसने कौन सी ट्रीटी साइन की थी और ये कैसे आया। तो भाई सिंपल सा बात है कि बैटल हुआ था, बैटल यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम की रज़ाकार्स और इंडियन क्या बोलते हैं आर्मी के बीच में। इंडियन आर्मी जीतती है, इसको सरेंडर करना पड़ता है और ये भाई यहाँ पे साइन कर देते हैं, ठीक है, ये तुमको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, ठीक है। ये तुमसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स से पूछना कम सवाल है, 2 मार्क्स या तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो हैदराबाद का निज़ाम कौन है ये ज़रूर मेंटेन करना, ठीक है। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में राइटिंग कैसे बढ़िया करते हैं, आंसर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। ओहो थोड़ा सा आगे आ गया, पीछे चलो, हाँ अब बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ, ठीक है। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधी चंद्र सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस ऑफ द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। अब याद तुमको यहाँ पे ये रखना है, ठीक है, कि महाराजा बोधी चंद्र सिंह, ये तुमसे पूछेगा भाई तुम्हारे टर्म 1 के एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल्स में पूछ सकता है तो नहीं भी पूछ सकता है, बोर्ड में जरूर पूछेगा, ठीक है, कि हाँ हु इज़ द किंग ऑफ मणिपुर, ठीक है, तो महाराजा बोधी चंद्र सिंह, ठीक है, याद रखना ये नाम, ठीक।
अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से कुछ दिन पहले, ठीक है, जो मणिपुर के राजा थे महाराजा बोधिचंद्र थे, क्या है, सॉरी, महाराजा बोधिचंद्र सिंह, ठीक है, ये साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। बट ये बोलते हैं कि आप हमको इसमें एश्योरेंस दीजिए कि मणिपुर की जो इंटरनल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी, इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी। मतलब भाई, आप लोग मणिपुर का कोई डिसीजन नहीं लेंगे, मणिपुर का सारा डिसीजन हम लोग खुद लेंगे, हम लोग आपका पार्ट रहेंगे, आपके नियम लागू होंगे, लेकिन जो इंटरनल फंक्शंस रहेगा वो सब हम लोग कंट्रोल करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट हाँ बोल देती है, एश्योरेंस दे देती है और ये सारी चीज़ें हो जाती है। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो, जनता का ना प्रेशर है, इलेक्शन लाओ, इलेक्शन लाओ, इलेक्शन लाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये करो, वो करो, चेंज करो। तो जब जनता का प्रेशर आने लगा तो महाराजा बोधिचंद्र सिंह क्या करते हैं, इस प्रेशर में यहाँ पे, ठीक है, इलेक्शंस कराते हैं। कब? जून 1948 के अंदर, ठीक है, और ये स्टेट बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहाँ पे बोर्ड में तुमको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि टेल द फर्स्ट स्टेट ऑफ द इंडिया हु हेल्ड इंडिपेंडेंट इलेक्शंस, या फिर तुम कह सकते हैं कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया वेयर इलेक्शंस हेल्ड इंडिपेंडेंटली। तो भाई मणिपुर पहला ऐसा स्टेट था जहाँ पे इलेक्शंस को इंडिपेंडेंटली हेल्ड किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? जून 1948 के अंदर, तुमको ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है। Thus, Manipur was the first part of India to hold an elections based on a universal adult franchise. इसलिए मणिपुर यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट पार्ट बन जाता है इंडिया का, जो यहाँ पे होल्ड करता है इलेक्शंस कहाँ पे, हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वेयर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चंस ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। अब देखो, मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वहाँ पे बेसिकली तुम्हारा शार्प डिफरेंसेस हो रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं कि क्या मर्जर होगा, क्या मणिपुर का मर्जर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड टू मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वेर अपोज टू दिस। अब देखो यहाँ पे ना थोड़े से डिफरेंसेस हो रहे हैं। जो स्टेट कांग्रेस है वो तो यार रेडी थे कि नहीं भाई चलो बढ़िया बात है, मर्जर वर्जर कर लो, अच्छा बात है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है मर्जर होने में, नहीं में हम एक पार्ट बने रहेंगे उनका। बट वहीं पे अदर पार्टीज़ यहाँ पे इस चीज़ का अपोज कर रही है कि यार कैसे मर्जर कर दे, क्या बोल रहे हो यार तुम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन अ परस्यूडिंग द महाराजा into signing a merger agreement in September 1949। यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ठीक है, महाराजा के साथ थोड़ा सा मिल के बातचीत करके, ठीक है, के मर्जर एग्रीमेंट साइन करा देती है सितंबर 1949 के अंदर। अब तुम्हारा एक सवाल होगा कि भैया 1940 में तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन करवा ही दिए ना, तब ये मर्जर एग्रीमेंट क्या है। तब देखो तुम इस बात को समझो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ तो उसमें क्लॉज डाला गया कि मणिपुर के इंटरनल इंटीग्रिटी को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। यानी वो अपने नियम, अपने कानून वो सब खुद बनाएंगे, ठीक है। बस दो ही लॉ यहाँ पे लागू होंगे, क्या कि मणिपुर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बस, और कुछ नहीं, यही एक लॉ लागू होगा। और एक लॉ ये होगा कि हाँ कि प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हारी लागू हो गई, ठीक है। इंटरनल इंटीग्रिटी पे भाई कोई काम नहीं होगा। अब एक बात यहाँ पर ये हो गया था, ठीक है, कि यार इंटरनल इंटीग्रिटी में तो काम हो गया, चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अब जब कोई नियम ही उस पर लागू नहीं हो रहा, जब कोई चीज़ नहीं, तो वो पार्ट कैसे बना। अब प्लस वहाँ पे भी सवाल आने लगा कि भाई हम लोग क्या इनका पार्ट करेंगे, बन के छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं भाई, हमें यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करा देना चाहिए यहाँ पे महाराजा के साथ, जो है यहाँ पे क्या, वो है मर्जर एग्रीमेंट, ठीक है, कि हाँ हम रेडी हैं, हम आपके साथ मर्ज करने के लिए रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। और यही होता है, मर्जर एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करा दिया जाता है, ठीक है।
तुम इस पिक्चर में देख रहे हो जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे हैं भाई, पेपर साइन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि कि ये महाराजा हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉमन मैन, ठीक है, वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सरदार वल्लभ पटेल क्या बोल रहे हैं, नो नो नो, डोंट गेट अप योर माइग्नेस, जस्ट गिव मी दिस। मतलब ये पेपर उसको साइन करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आप बोल रहे हैं आपको उठने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ ना, आप बस वो पेपर साइन करके मेरे को दे दीजिए, और कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पे मणिपुर का पढ़ा, ठीक है, हमने हैदराबाद का पढ़ा, ठीक है, ठीक है। जूनागढ़ का पार्ट शायद यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है, हाँ जूनागढ़ का पार्ट अभी इसमें नहीं है, नहीं है, बट जूनागढ़ का पार्ट भी मैं तुमको यहाँ पे क्लास में करा दूंगा, ठीक है। जूनागढ़ के ऊपर मैं एक स्पेशल पार्ट लेके मैं तुमको कंप्लीट करवा दूंगा। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम विद द एंड विथ पार्टीशन, द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। सो अब देखो जो, हाँ तो यहाँ पे देखो जो प्रोसेस है यहाँ पे नेशन बिल्डिंग का, वो भाई तुम्हारा यहाँ पे अब नहीं आया, ठीक है, मतलब ये पार्टीशन के साथ नहीं आया, ठीक है, ठीक है, और ना ही इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट से आया, ठीक है। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द इंडियन स्टेट। लेकिन अब चैलेंज यहाँ पे ये आया कि भाई आपको इंटरनल बाउंड्रीज बनानी है। जैसे इंटरनल बाउंड्रीज मतलब जैसे तुम देख सकते हो, ये दिल्ली की बाउंड्री, ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री, ये महाराष्ट्र की बाउंड्री, ये बिहार की बाउंड्री, ये गुजरात की बाउंड्री, ये झारखंड की बाउंड्री, ये नागालैंड की बाउंड्री, ये मिज़ोरम की बाउंड्री, ये जम्मू कश्मीर की बाउंड्री। तो उनकी इंटरनल बाउंड्री पर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बाउंड्री, प्रयागराज की बाउंड्री, कानपुर की बाउंड्री, तो अयोध्या जी की बाउंड्री। तो इस तरह से बाउंड्री बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात अब यहाँ पे उठने लगी, लोग बोल रहे हैं कि भाई कि बनाओ इंटरनल स्टेट की बाउंड्री बनाओ, ठीक है, बट ये कुछ कर नहीं रहे थे कांग्रेस उस टाइम कुछ कर ही नहीं। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब क्यों नहीं कर रही थी ये भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब चैलेंज यहाँ पे यही था, दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, the boundary had to be drawn in a way so that the linguistic and the cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation। अब देखो ऐसा तो नहीं रहा कि भाई कि सिर्फ एक लाइन पार देना, जैसे माउंट बटन एक लाइन पार दी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हालांकि उस लाइन को पारने में भी इतना झंझट झमेला हुआ, वो सबको ही जानते, इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई। तो एक सिर्फ लाइन नहीं ना पारना है, नहीं, आपको बाउंड्री ऐसी बनानी है जहाँ पे जो लोगों की कल्चर आइडेंटिटी है वो सेफ रह सके, लिंग्विस्टिक एक और कल्चर प्लुरलिटी जो है भाई यहाँ पे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है, उससे कुछ अफेक्ट ना पड़े हमारे नेशन के अंदर। ड्यूरिंग colonial रूल द स्टेट बाउंड्रीज were drawn up either on administrative convenience or simply considered with the territories annexed by the British government or the territories that ruled by the princely powers। अब देखो यहाँ पे सरकार के पास ऑप्शन था कि भाई या तो वो ब्रिटिश वाला ही काम कर ले, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स ने जो बाउंड्री बनाई थी ये तो अपना भाई यहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से बनाई थी, ठीक है, ठीक है, कि भाई सिंपली बस यहाँ पर टेरिटरी के साथ बने, जो सिंपल सा बाउंड्री बने और कुछ नहीं, नहीं, ठीक है। या तो भाई इन्होंने जो एरिया में कवर किया उधर उसकी बाउंड्री बनाई, या तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उससे मिला के उन्होंने बाउंड्री बनाई। Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basic of formation of states। अब देखो क्या था कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो हमने इस सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया, ठीक है। ये जो डिविजन्स थे इन्होंने कहा ये सब आर्टिफिशियल है भाई, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये ढंग से नहीं बनाएगा। उन्होंने हमने प्रॉमिस किया कि एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे बाउंड्री बनाई जाएगी, फॉर्मेशन किया जाएगा स्टेट्स का। इनफैक्ट द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड as the basis of the reorganization of the Indian National Party itself। कहा जा रहा है कि ठीक है नागपुर सेशन होता है 1920 में, ठीक है, कांग्रेस का, और वहाँ पे बोला जाता है कि यार
हम लोग बाउंड्री बनाएंगे, और हम लोग जो बाउंड्री बनाएंगे ना, तो वो हम लोग ऐसी बाउंड्री बनाएंगे जो होगी हर स्टेट की बाउंड्री, ठीक है, जहाँ पे हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है क्या। अब लोगों के मन में ये बात तो याद रह गई, ठीक है। अब लोग ये बात पूछ रहे हैं। मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वे क्रिएटेड बाय द लिंग्विस्टिक जोन्स विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब बहुत सारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ बनी, ठीक है, किसके द्वारा बनी, ये लिंग्विस्टिक जोन्स के द्वारा बनी, जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे थे किसको, भाई हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न किसके, हमारे ब्रिटिश इंडिया के। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन। अब देखो चीज़ें तो तुम्हारी हमेशा सेम रहती, चीज़ें बदलती हैं, बदली आज़ादी के बाद और पार्टीशन के बाद चीज़ें बदली। आवर लीडर्स फेल्ट दैट द क्रेविंग आउट द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू द डिस्ट्रप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। अब हमारे लीडर्स इस बात से डर रहे थे, उनको एक बात का डर लग रहा था कि यार अभी अभी तो यार एक धर्म के नाम पे एक देश बना है, अभी अभी तो एक अलग हुआ है, और अगर फिर से भाई हमने यह पे जाति या धर्म के नाम पे अगर एक और राज्य बनाने लग गए ना, तब भाषा के नाम पे तब नहीं हो पाएगा, तब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग बोल रहे थे भाई आपने प्रॉमिस किया, आपका प्रॉमिस किया। It was also felt that this would draw attention from the social and the economic challenges that country faced. अब तो लगता है भाई कहीं देश डिसइंटीग्रेशन भी हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब भी हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन ख़त्म भी हो जाएगा, और प्लस जो अभी हमारी इकोनॉमिक चैलेंज है, ठीक है, उससे हट के हम लोग का ध्यान दूसरी तरफ चल जाएगा, ठीक है। हमारी सोशल इकोनॉमिक चैलेंज पे ध्यान हट के भाई ये सब चीज़ पे ध्यान जाना अभी स्टैंड लीडर्स को पसंद भी नहीं आ रहा था। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर्स। अब जो सेंट्रल में जो लीडरशिप है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि ये पोस्टपोन करेगी हमारे इस मैटर को, ठीक है। द नीड फॉर द पोस्टपोनमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट बिकॉज द फेथ ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड। अब ये देखो, ये सिर्फ यही सोच के नहीं पोस्टपोन किया गया, एक रीज़न और था यहाँ पे पोस्टपोन करने का, वो था कि जो फेथ जो है ना प्रिंसली स्टेट्स का, वो भी इतना डिसाइड नहीं हो पाया था, मतलब उतना ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था इन सब के ऊपर, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, कि यार प्रिंसली स्टेट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, भाई हम अपने अंदर लेकर आ गए। तो भाई सिंपल सा बात है, उन्होंने बोला कि यार रहने देते हैं, बाद में होगा, बाद में करेंगे हेंगे। ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। और भाई एक बात थी कि अभी अभी तो देश भाई निकला ही है, तो अभी कैसे यार यहाँ पे तुरंत ही कैसे कर देंगे, ये भी बात यहाँ पे रह रही थी। यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक लाइन लिखी है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। द डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। अब देखो ये जो डिसीजन थी ना, इसको चैलेंज किया जाता है किसके द्वारा, लोकल लीडर्स और यहाँ पे नॉर्मल लोगों के द्वारा। प्रोटेस्ट बिगिन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच वेयर इंक्लूडेड इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। अब प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। अब प्रोटेस्ट कहाँ होते हैं, प्रोटेस्ट बेसिकली होते हैं तुम्हारे भाई तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में, ठीक है, जो पुराना जो हमारा मद्रास प्रोविंस था वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। इसको चैलेंज कर रहे थे लोकल लीडर्स हो गए, ठीक है, और जनता हो गई, वो यहाँ पे इसको चैलेंज कर रहे थे। ये सारे एरिया जो भी प्रेजेंट है हमारे तमिलनाडु का, ये जो मद्रास का एरिया ये भी प्रेजेंट तमिलनाडु का है, ठीक है। कुछ पार्ट यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी है, केरला का भी है, कर्नाटका का भी है, ठीक है। द विशाल आंध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड। अब यहाँ पे एक मूवमेंट यहाँ पे एक मूवमेंट चालू किया गया, ठीक है, जो था विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा सेपरेट मूवमेंट था, ठीक है। ये था कि नहीं भाई आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बनना है तो बनना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बनना है तो बनना है, सिंपल सा बात है। विशाल आंध्रा मूवमेंट शुरू किया गया, ठीक है, सेपरेट आंध्रा की डिमांड करने लगी यहाँ पे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट और वहाँ की जनता, ठीक है। डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस मीन्स ऑफ विच दे वे द पार्ट एंड मेड इनटू अ सेपरेट आंध्र प्रोविंस। अब बात यहाँ पे होने लगी, देखो जो भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनको सेपरेट करो भाई, उनको अलग करो किससे,
आंध्र के प्रोविंस, एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस बनना चाहिए। नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस इन द आंध्र रीजन वेयर फेवर टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ देन मद्रास प्रोविंस। अब बात ये होगी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब सपोर्ट में आ गई कि आंध्र रीजन तो बनना चाहिए, ठीक है, एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे किसका, हमारे मद्रास प्रोविंस का। अब यहाँ पे बात पूरी फैलने लगी। द मूवमेंट गैदर मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्यूलेशन। पोती श्रीमल्लू, a Congress leader and a veteran Gandhi, went on a indefinite fast, then lead to his death after 56 days, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लीडर आती हैं, ठीक है, मतलब आते हैं, सॉरी, उनका नाम है श्री पोती श्रीमल्लू, ठीक है। ये कांग्रेस लीडर हैं, ठीक है, और एक वेटेरियन गांधी भी इनको कहा जाता है। ये चल जाती है इनडिफिनाइट फास्ट पे, ठीक है, ये अनशन कर देती है, बोलती है हम खाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये बोलते जो है कि हम खाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे जब तक आंध्र प्रदेश एक अपना अलग राज्य नहीं बनाता है, ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ करूंगा। इस बात पे भी चल जाते हैं, ठीक है, इनडिफिनाइट फास्ट की ओर। 56 दिन तक ये फास्ट करते हैं, ठीक है, जिनके कारण इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 56 दिन के बाद। दिस कॉज अ ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन अ वायलेंट आउटब्रस्ट इन आंध्र रीजन। अब ये एक क्या करता है, अब ये ग्रेट अनरेस्ट करता है, प्लस ये रिजल्ट करता है एक वायलेंट आउटब्रस्ट कहाँ, हमारे आंध्र रीजन में। पीपल जो थे यानी लोग जो यहाँ पे लार्ज नंबर में थे, क्या करते हैं भाई, वो स्ट्रीट्स पे आ जाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेचर्स रिज़ाइन देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। मद्रास के अंदर बहुत सारे जो लेजिस्लेचर्स थे वो रिज़ाइन कर देते हैं अपनी सीट को इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने के लिए। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। अब दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश के लिए एक सेपरेट स्टेट बनना ये प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देते हैं। अब जहाँ ये बात आंध्र प्रदेश के लिए पता चली तो वहाँ दूसरे स्टेट्स के भी लोग बोलने लगे कि सिर्फ आंध्र प्रदेश क्यों भाई, बाकी सारे रीजन कहाँ गए, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं बनेगा क्या, ये जो नॉर्थ में रहते हैं, ये जो पूरी साउथ में रहते हैं, ये जो वेस्ट में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसका क्या हुआ। अब इसकी बात होने लगी। अब इसमें क्या हुआ आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी यहाँ पे क्या बोलते हैं। महात्मा गांधी बोलते हैं इफ़ लिंग्विस्टिक प्रोविंस आर फॉर्म इट विल ऑल्सो गिव अ फुलफिल टू द रीजनल लैंग्वेज, इट वुड बी observes to make a Hindustani the medium of instruction in all the regions, and it's still more about absorbed to use English for this purpose। ये कह रहे हैं कि देखो अगर कोई लिंग्विस्टिक प्रोविंस फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये फुलफ़िल करेगा भाई हमारे रीजनल लैंग्वेज को, ठीक है, ये भाई यहाँ पे करेगा, ये यहाँ पे एब्रॉड करेगा, ये ठीक है, हमारे हिंदुस्तानी मीडियम और हमारे इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, और यहाँ पे लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, ज़्यादा इंग्लिश भाषा की तरफ यहाँ पे लोग फोकस करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये है यहाँ पे तुम देख सकते हो पोती श्रीमल्लू, ठीक है, इनको वेटेरियन गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। गांधीयन वर्कर लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब टू पार्टिसिपेट इन सॉल्ट सत्याग्रह, also participated in individual satyagrah, went on a fast in 1946 demanding the temples in Madras province be open to details, undertook a fast unto death from 19 October 1952 demanding separate state of Andhra, died during the fast on 15th of December 1952। पोती श्रीमल्लू, ठीक है, ये यहाँ पे वेटेरियन गांधी थे, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट जॉब थी, ये अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देते हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के ये पार्टिसिपेट करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह में, ठीक है, ये पार्टिसिपेट यहाँ करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह में, ठीक है। फास्ट करते हैं 1946 में, डिमांड करते हैं कि टेम्पल्स ओपन होने चाहिए मद्रास के अंदर, ठीक है, ये फास्ट में जाते हैं भाई, ठीक है, सेपरेट आंध्र मूवमेंट के लिए। और आफ्टर 56 डेज
इनकी डेथ हो जाती है 19 अक्टूबर 1952 को। ये डिमांड करते हैं कि एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए यहाँ पे आंध्र का, ठीक है। और इनकी मतलब सॉरी इनकी died from 1952 to demanding the during the fast was 15 December 1952। सॉरी मेरी गलती हो गई, ठीक है। ये फास्ट पे जाते हैं 19 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। ये बोलते हैं कि सेपरेट आंध्र स्टेट बननी चाहिए और इनकी डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। इनकी यहाँ पे अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है आफ्टर 56 डेज़ के फास्ट के बाद, ठीक है। ये हैं हमारे पोती श्री मल्लू, जिनको वेटेरियन गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने भाई अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया, इन्होंने सत्याग्रह के साथ इन्होंने फास्ट किया कि मद्रास में टेम्पल्स होने चाहिए। ये फिर 19 अक्टूबर 1952 को फास्ट में बैठते हैं कि यार नहीं, अब यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वो एक सेपरेट स्टेट बन के आना चाहिए, और 15 दिसंबर में इनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे तुम एक पिक्चर देख सकते हो जहाँ पे भाई, ठीक है, लोग डिमांड कर रहे हैं पूरी कि यार यहाँ पे बनना चाहिए, आंध्र स्टेट बनो। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। ये स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये है 26/1993 का, जो कैप्चर करा कंटेम्प्रेरी इंप्रेशन, जहाँ पर डिमांड की जा रही है यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्पिरिट द स्ट्रगल फॉर मेकिंग अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जैसे आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई तो भाई सबको मिला बात, सबने बोला कि यार आंध्र प्रदेश ही क्यों, हमारा भी फॉर्मेशन करो, हमारी भी बात हो। और यहाँ पे पूरी की पूरी अब यहाँ पे मैटर शिफ्ट इधर हो गया, ठीक है। These struggles forced the central government to appoint the State Recognition Commission in 1953 to look into the question regarding the boundaries of the state। अब क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा फैल जाती हैं, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनको ना यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाती है, कब, 1953 में, ठीक है। और इनको बोलती है कि भाई तुम जाओ यार यहाँ के देखो यार कि कैसे बन सकता है, सही है कि गलत है, तुम पूरी रिपोर्ट बना के दो, ठीक है। ये कमीशन बनती है, ठीक है, ठीक है। इनको क्वेश्चन क्या आता है कि तुमको रीड्रॉ करना है बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स। देखो, द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट boundaries of the different languages. On the basis of the report, State Recognition Act was passed in 1956, and this was creation of 14 states and 6 union territories। अब यहाँ पे ना 3 ईयर आए हैं, ठीक है, 1953, 1955, 1956। पूरा कहानी विस्तार से मैं तुमको समझाता हूँ ये तीनों ईयर के साथ, और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 3 ईयर की क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये भी तुम याद रखना, ठीक है। अब ठीक है, 1952 में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कि इनकी डेथ हो जाती है, 1952 में आंध्र प्रदेश बन जाता है। अब जैसे आंध्र प्रदेश बना तो लोग डिमांड करेंगे कि सिर्फ आंध्र प्रदेश क्यों, हमारा भी बाउंड्री बनाओ, हमारी भी बाउंड्री बनाओ, हमारी बाउंड्री बननी चाहिए, बनाओ। ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड होने लगी, ठीक है, कि 1953 में ना चाहते हुए भी सरकार को एक कमीशन बनाने लगी जिसका नाम था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। ये कमीशन का बेसिकली काम क्या था, ये कमीशन का बेसिकली काम यहाँ पर ये था कि इनको जाना था, ठीक है, और इंडिया के हर एरिया में जाके वहाँ पे सर्वे करना था। इनको वहाँ पे देखना था कि वो एरिया क्या स्टेट बन सकता है, क्या वो एरिया डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इसके एरियाज़ कहाँ से कहाँ तक रहेंगे। इस चीज़ के ऊपर पूरी यहाँ पर बात होने लगा कि ये कैसे बनेगा, कब बनेगा, कितना टाइम लगेगा इधर बनने में, क्या हालत है, क्या कंडीशन है भाई, कहाँ ज़रूरी है, कैसे यहाँ पे कैपिटल सिटी बनेगी। तो ये सारी चीज़ के लिए ना ये ऐसी कमेटी को बनाया गया 1953 में, और बोला गया कि तुम जाके काम करो और जाके रिपोर्ट सबमिट करो, ठीक है। 2 साल लगे, 1955 के अंदर, ठीक है, कमीशन रिपोर्ट दे देती है। यहाँ पर 1956 तुमको दिखा रहा है, 1956 के अंदर ये एक्ट बन जाता है, और यहाँ पे हमारे इस एक्ट के बनने साथ हमें यहाँ पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ 1955 मिसिंग है, तुम आगे जाके देखोगे तो आगे यहाँ पे 1955 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का फोटो ऐसे दिखा हुआ है, रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1955, इस तरह से रिपोर्ट था। रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1955।
अब यहाँ पे पता ईयर को लेके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में तुमसे, ठीक है। एग्जामिनर भी पूछेगा तुम्हारा जो प्रैक्टिकल असेसमेंट करेंगे, ठीक है, और तुम्हारे बोर्ड के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि व्हेन स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म। तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन जो है ये फॉर्म हुई थी 1953 के अंदर, ठीक है। ठीक है, व्हेन स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमिटी सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट 1955, ठीक है। एंड व्हेन स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट वाज पास, तो ये थे 1956, ठीक है। और तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंडिया बना जहाँ पे हमारे 14 स्टेट्स बनते हैं, ठीक है। तुम ये 14 स्टेट्स यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारे प्यारे से देश भारत की। और ये था तुम्हारा भाई यहाँ पे, ठीक है, कि इंडिया का मैप, ठीक है। आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैप इंडिया का 1961 के अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स इन द अर्ली ईयर्स वाज द डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट वुड इंडेंजर द यूनिटी ऑफ द टेरिटरी। अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न पता है क्या था अर्ली ईयर्स में? वो था कि डिमांड यहाँ पे सेपरेट स्टेट्स का, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है भाई कि ये इंडेंजर कर सकती है किसको भाई, हमारी यहाँ पे यूनिटी ऑफ द कंट्री को, ठीक है। इट वॉज फेल्ट that the linguistic states may sorry it was felt that the linguistic states may foster separatism and create a pressures on the newly founded nation। अभी ऐसा सोचा जा रहा था कि देखो ये जो भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, ठीक है, ये फोस्टर सेपरेटिज्म कर सकते हैं, ठीक है, ये क्रिएट कर सकते हैं प्रेशर किसके ऊपर, हमारे न्यूली फाउंडेड नेशन के ऊपर, ठीक है। बट द लीडरशिप अंडर द न्यूली फाउंडेड नेशन, ठीक है, कि हाँ बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन अ फेवर ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। अब यहाँ पे जो लीडरशिप थी, ठीक है, जो यहाँ पर अभी नई नई बनी थी, ठीक है, वो इस प्रेशर में आके बोलते हैं अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं, करते हैं, चलो शुरू करते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाते हैं। इट वाज होप दैट इफ़ वी एक्सेप्ट द रीजनल लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स द थ्रेट ऑफ डिवीज़न एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे ये माना जा रहा था कि देखो अगर हम कहीं एक नेगेटिव सोच रहे कि अलग हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा, बट अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं कि भाई कल्चर्स, ट्रेडिशन और रिलीजन के आधार पे अगर हम बाउंड्रीज बना देते हैं तो क्या पता कि यार ये सारी जो टेंशन्स है यहाँ पे ये कम हो जाए, पर ऐसा होता है, ठीक है। बिसाइड्स द अकोमोडेशन ऑफ द रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। बिसाइड्स द एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेशन को साइड करके जो ये रीजनल डिमांड्स थी और जो फॉर्मेशन थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, वो भी यहाँ पे ज़्यादा डेमोक्रेटिक दिखने को लग जाती है, ठीक है। नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाउ इट्स मोर देन 50 ईयर्स, ठीक है, कि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, किसका फॉर्मेशन है, हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुए, ठीक है। वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैन the movement of the formation of these states change the nature of democratic politics and the leadership in the some basic ways। कहा जा रहा है कि तुम लोग देख सकते हो यार कि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, और ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया किसका, हमारा नेचर किस, और हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और हमारे यहाँ पे लीडरशिप, कुछ बेसिक वेज यहाँ पे चेंज किए। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड द पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। कहा जा रहा है कि जो पार्ट टू पॉलिटिक्स है, ठीक है, और जो पावर है अब यहाँ पे ओपन है सबके लिए, ठीक है, ना कि स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट के पास अब ये पावर है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे दी गई, ठीक है, कुछ यूनिफॉर्म बेसिस यहाँ पे की गई, ठीक है, ड्रॉ किया गया स्टेट बाउंड्रीज को। इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मैनी हैड फियर अर्लियर। ऑन द कॉन्ट्री इट स्ट्रेंथ द नेशनल यूनिटी, ठीक है। अब कहा जा रहा है, ठीक है, कि ये लीड नहीं करती किसका, ये लीड नहीं करती भाई हमारे डिसइंटीग्रेशन किसकी, हमारी कंट्री को, ठीक है, ये क्या करती है, ये यहाँ पे फियर करती है अर्लियर, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री ये स्ट्रेंथ करती है हमारी नेशनल यूनिटी को। अबव ऑल लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द
प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। अब वो यहाँ पे सारी चीज़ें बता जा रही है, कहा जा रहा है कि जितने भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, ठीक है, वो अंडरलाइन ये समझते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को, ठीक है। व्हेन वी से इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इंडिया एम्ब्रेस्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, nor does it merely means that India adopted a format of elections. The choice was larger than that. It was a choice in a favor of reorganizing and accepting the existence of differences which could at that time be oppositional. अब देखो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये देखो, जब हमने यानी हमारा देश यानी हमारा भारत ने जब डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इंडिया ने यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया या फिर इंडिया एक फॉर्मेट ऑफ इलेक्शंस को अडॉप्ट किया है। नहीं, ये चॉइस लार्जर था, ये चॉइस था कि यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करना, यहाँ पे अटैम्प्ट करना, यहाँ ठीक है, हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है हमारे एग्जिस्टेंस को, इन द एग्जिस्टेंस हमारे जो भी डिफरेंसेस है उसको हमको यहाँ पे मिटाने हैं, ठीक है, कि सब चीज़ को हटा के हम लोग को साथ में आना है। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वाज एसोसिएटेड विद द प्लुरलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ। कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी तुम देखो अदर वर्ड्स में मतलब दूसरे भाषा में जो एसोसिएटेड यहाँ पे है, तो तुम्हारी प्लुरलिटी और या फिर तुम कह सकते हो कि प्लुरलिटी ऑफ आइडियाज़ मतलब कितने आइडियाज़ तुम निकाल सकते हो और प्लस हमारे क्या क्या वेज ऑफ लाइफ है उसके साथ है, ठीक है। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद दिस फ्रेमवर्क। और ज़्यादा पॉलिटिक्स आती हैं, ठीक है, और भाई यहाँ पे टेक प्लेस करती है, ठीक है, इस फ्रेमवर्क में। आगे तुम देख सकते हो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यहाँ पे नई स्टेट्स का बताई जा रही हैं, जैसे तुम्हारा मराठी स्पीकिंग गुजरात और मराठी स्पीकिंग 1960 के अंदर, 1956 के अंदर तुम्हारा पंजाबी स्पीकिंग, फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न 1972 मेघालय, ठीक है, फिर मणिपुर त्रिपुरा, ठीक है, फिर मिज़ोरम 1987, फिर नागालैंड 1963, फिर झारखंड 2000, तेलंगाना 2014। तो ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। सो हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। हमने अब बहुत ही बढ़िया तरह से हमारा पहला चैप्टर जो था उसको फिनिश कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इस वीडियो में नहीं, अगला वीडियो जो आएगा वहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइमलाइन चैप्टर नंबर 2 की बड़ी रहेगी। और चैप्टर नंबर 2 जो रहेगा ना वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर है, ठीक है। ये हमें बताएगा चैप्टर नंबर 2 कि भाई देखो, वो देश की स्थापना हो गई, अब देश में डेमोक्रेसी कैसे लानी है, अब उसकी बात करेंगे। वेरस चैप्टर नंबर 1 की बात करो तो भाई, तो चैप्टर नंबर 1 सिंपली तुम्हारा बता रहा है कि हाँ भाई देखो, इंडिया कैसे आज़ाद हुआ, ठीक है, इंडिया कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, इंडिया कैसे अपने फ्रीडम को पाया, इंडिया ने क्या क्या किया, ये हमें चैप्टर नंबर 1 बता रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमें शो कर रहा है कि पार्टीशन हुआ तो क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमें ये बता रहा है कि आफ्टर पार्टीशन हमने कैसे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन की, ठीक है। तो ये पूरी हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से जो मेजर ऑफ द क्वेश्चन जो आने के चांसेस है वो तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट्स के आने के चांसेस हैं कि हाउ स्टेट वॉज रिकॉग्नाइज, ठीक है। हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, ये 3 चीज़ आने के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। जूनागढ़ का पार्ट अभी इसमें नहीं लिख रहा, पर जूनागढ़ का पार्ट मैं तुमको पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर तुम्हारा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन से आने की बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, तुमसे ये स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। और कैसे पार्टीशन हुआ, ठीक है, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा एकदम यहाँ पे चांसेस हैं कि कैसे पार्टीशन हुआ, क्या क्या बेसिस थे पार्टीशन के, ठीक है। ये फिर इस पार्टीशन के बाद ये ट्रेन पिक्चर, ठीक है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। कितने प्रिंसली स्टेट्स थे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कब स्टेट यूनाइजेशन कमीशन आया, ठीक है, ये एक्ट कब लाया गया, ठीक है, कब स्टेट्स बने, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर। तो ये चैप्टर को एक समरी में मैं तुमको बताऊँ तो ये चैप्टर कंप्लीट बता रहा है कैसे इंडिया को आज़ादी मिली, उस आज़ादी मिलने के बाद इंडिया ने कैसे अपने आप को संभाला और कैसे शुरुआती 10 साल के अंदर इंडिया अपने आप को एज अ पावर में अपना एक रुतबा बनाता हुआ, मतलब जो पावर इसको जैसे मिली इंडिया को, तो ये अपना वापस से रुतबा जो था इसका, इसको भी बनाता है, खड़ा करता है, एक स्ट्रॉन्ग
कंट्री यहाँ पे इंडिया उभर के निकलता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा शुरुआती 10 ईयर्स पे हमें पता चलता है। ठीक है, इंडिया की स्ट्रगल क्या थी, क्योंकि देखो हमें तो ये चीज़ पता है कि इंडिया आज़ाद हो गया, बट इंडिया ने क्या क्या स्ट्रगल किया ये भी देखना था हमें। हमने ये चीज़ देखी कि इंडिया ने कैसे कैसे यहाँ पे स्ट्रगल किए, कौन कौन से यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस थी, वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखी। सो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ भाई मन बहुत लगा मेरे को पढ़ाने में। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया फिनिश। अब मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, कि चैप्टर नंबर 2 हमारा भाई है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये बेसिकली बता रहा है एक पार्टी का डोमिनेंस कैसे था, और भाई उसमें यहाँ पर कैसे तुम्हारी दूसरी पार्टीज भी फॉर्म हुई। ठीक है, और कैसे यहाँ पे इलेक्शंस और डेमोक्रेसी यहाँ पर इंडिया में स्टैब्लिश की गई। पहला चैप्टर तुम्हारा क्या था, कैसे इंडिया यहाँ पे स्टेबल बना। ठीक है, और हाँ सुनो, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है तुमसे यहाँ पे 3 मार्क्स में, व्हाट वर द 3 चैलेंजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला तो भाई इस्टेब्लिशिंग अ कंट्री, दूसरा भाई इस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी, तीसरा मेकिंग एवरीवन इवन इवन विद द सेम आइडेंटिटी। ठीक है, पहला क्या था, पहला था मेकिंग अ कंट्री यूनाइटेड। ठीक है, देश को यूनाइट करना। ठीक है, दूसरा स्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, दूसरा डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना। तीसरा भाई मेकिंग एवरीवन विद द सेम आइडेंटिटी, यानी लोगों को एक साथ लाना, एक साथ रखना, ताकि लोग अपने आप को पटा हुआ फील ना करें। ये नहीं था कि रिच क्लास और बढ़ते रहे, पुअर क्लास यहाँ पे तुम्हारा गिरे, नहीं, वो वाली चीज़ यहाँ पर ना हो। ठीक है, सो ये था पूरा पूरी टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। अब मिलेंगे तुमसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।